अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का FR उर्दू क्लास में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। कहा गया है कि दरिया तलाश कर न समंदर तलाश कर, राहत जहाँ मिले तुझे वो घर तलाश कर, और किसी के पीछे पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, जो राह हक दिखाए वो रहबर तलाश कर। मेरे साथियों, आज मैं आपके लिए वही रहबर वही रहनुमा बनकर आया हूँ जो आपको सही रास्ता और सही दिशा आप सभी को दिखाने वाला हूँ अपने इस क्लास के ज़रिए से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक नंबर 1 सवालात व जवाबात, जो कि शबनम कमाली और हमद से ताल्लुक़ रखते हुए इसमें मुख्तसर सवाल और मुख्तसर तरीन सवालात, दोनों सवाल और जवाबात यहाँ मौजूद है। और एक चीज़ और जान लें कि मैंने जो इसमें जो सवालात व जवाबात बनाया है बिल्कुल ही आसान, और वही यानी कि सवालात व जवाबात में देने की कोशिश किया है जो बिल्कुल ही बेहतरीन है और जो एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक आज का सवाल नंबर 1, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो। सवाल नंबर 1, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो जवाब होगा शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो 22 जुलाई, क्या जुलाई? 22 जुलाई 22 जुलाई 1938 ईस्वी को, 22 जुलाई 1938 ईस्वी, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को शबनम कमाली की पैदाइश हुई। ठीक है। अगला सवाल है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो जवाब है शबनम कमाली पुखरैरा ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? शबनम कमाली पुखरैरा जो गांव का नाम है, और ज़िला क्या है? सीतामढ़ी। ज़िला क्या है? सीतामढ़ी में पैदा हुए। तीसरा सवाल है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब शबनम कमाली का इंतकाल 19 अगस्त 2004 को हुआ था। 2004 ईस्वी को हुआ था। 2004 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, अगला सवाल कि कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात बोले तो दुनिया, कायनात बोले तो दुनिया, कायनात बोले तो दुनिया, यानी दुनिया की तख्लीक, यानी दुनिया को किसने बनाया, दुनिया को किसने पैदा किया? तो जवाब होगा कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। कायनात की तख्लीक किसने की है? अल्लाह ताला ने। कायनात की तख्लीक किसने की है? अल्लाह ताला ने। ठीक है। चलिए सवाल, अगला सवाल, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इस इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इसका भी जवाब होगा इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? अल्लाह ताला करता है। सवाल, अगला सवाल कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम, तो शबनम कमाली का असल नाम हो जाएगा मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम क्या हो जाएगा? मुस्तफ़ा रज़ा। अब ये मुख्तसर सवाल है जो कि 2 नंबर या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है कि हमद किसे कहते हैं? हमद किसे कहते हैं? हमद किसे कहते हैं? सवाल होगा कि सवाल हमद किसे कहते हैं? तो जवाब है कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। हमद में अल्लाह के की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया जाता है। और हमद में और क्या किया जाता है? तो हमद में अल्लाह की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह है, इसीलिए इस बात की बहरहाल बहुत गुंजाइश रहती है कि इसकी हम्दो सना में शायर अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का खुलकर इजहार कर सके, है ना? तो ये तो आप समझिए कि हमद किसे कहते हैं। तो जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़, जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ की जाए उसे हमद कहते हैं। और हमद में अल्लाह की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया जाता है। कायनात को बनाने वाला अल्लाह है, इसलिए इस बात की बहरहाल बहुत गुंजाइश रहती है कि उसकी हम्दो सना में शायर अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का खुलकर इजहार करे। अगला सवाल है कि हम्द, मनक़बत और क़सीदा। अब देखिए ये बहुत ही मोतबर सवाल है, VVI पॉइंट है ये। इसको आप अज़बर याद कर लें कि हम्द, मनक़बत, हम्द,
कसीदा, मनक़बत में क्या फ़र्क है। तीन चीज़ों का यहाँ पर जो सवाल है उसका तीन चीज़ों का जवाब यहाँ पर दिया गया है, इसको याद रखें। कह रहे हैं कि हम्द, मनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है। हम्द, मनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है, तो जवाब है कि जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। जिस नज़्म में अल्लाह के औलियाए किराम की तारीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं, मनक़बत कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। और जिस नज़्म में किसी आम शख्स या किसी आम इंसान की तारीफ़ की जाए, बयान की जाए, उसे कसीदा कहते हैं। तो हम्द आपने जान लिया, मनक़बत भी जान लिया और कसीदा भी जान लिया। एक बच गया है नात। तो कह रहे हैं कि नात किसे कहते हैं, तो बोल रहे हैं नात किसे किसे कहते हैं। तो जिस नज़्म में किसकी, रसूल की तारीफ़ की जाए, रसूल की तारीफ़ यानी अपने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, उसे नात कहते हैं, उसे नात कहते हैं। चलिए, तो हम्द, मनक़बत और कसीदा, हम्द, मनक़बत और कसीदा, ये तीनों चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ लें कि हम्द जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाए, अच्छा, मनक़बत जिसमें अल्लाह के वलियों की यानी औलिया की तारीफ़ की जाए, और तीसरा कसीदा जिसमें किसी भी इंसान की, ये कर लो कि इंसान की तारीफ़ की जाए। ठीक है, चलिए अगला है कि शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम बताइए। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम बताइए। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम बताइए। तो जवाब, शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए दर्ज झैल हैं। वो कौन कौन से हैं, अनवार अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, और एक सहबाए अक़ीदत भी है, फिरदौस अक़ीदत भी है। ठीक है, चलिए मेरे साथियों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत मेहनत होता है टाइपिंग करना, फिर उसके बाद वीडियो अपलोड करना, पीडीएफ बनाना। इसलिए मेरे साथियों आपसे गुजारिश है कि जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की तरफ आपको पढ़ाता रहूं। और एक चीज़ और याद रख लें कि मैं जो सवालात व जवाब दे रहा हूं ना, इसको आप नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि जो मैं दे रहा हूं इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मे बी 10 या 5% आएंगे, लेकिन इसको अच्छी तरीके से अगर आप याद कर लेते हैं तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप एग्ज़ाम में कभी नहीं फेल करेंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, अब अगला सवाल है कि हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क बोले तो कि हम्द और नात में क्या फ़र्क है, हकीकतन क्या फ़र्क है। तो कह रहे हैं कि जवाब, आप तो हम्द के बारे में जानते हो कि हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है कि हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, जबकि नात ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। याद रखिएगा, इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको हर एक सवाल का जवाब आपको याद रहेगा। चलिए, अब सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में हम सभी पढ़ते हैं। सबक नंबर 2, ये सवाल नंबर 1, सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए। सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए। तो जवाब, सुहेल अज़ीमाबादी पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, पटना में पैदा हुए। सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए, पटना में पैदा हुए। ठीक है, और पटना का दूसरा नाम अज़ीमाबाद भी है। पटना का दूसरा नाम क्या है, अज़ीमाबाद भी है, अज़ीमाबाद भी है, याद रखिएगा। तो सुहेल अज़ीमाबादी, इसीलिए इनका नाम सुहेल अज़ीमाबादी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कि सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था। सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था। तो जवाब, सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था, सैयद मुजीबुर रहमान। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है कि सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ। पहले मजमूए का नाम और किस साल शाये हुआ। सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम
और किस साल शाये हुआ वो बताना है। तो जवाब के सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम चार चेहरे। कौन सा? चार चेहरे, चार चेहरे, चार चेहरे, चार चेहरे, याद रखिएगा, चार चेहरे। सुहेल अजीमाबादी के पहले मजमूए का नाम क्या है? चार चेहरे था। यह किताब 1977 में शाये हुआ। यह किताब कब शाये हुआ? 1977 ईस्वी में। यह किताब कब शाये हुआ? 1977 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम उनके ननिहाल में हुई। ननिहाल में एक मौलिम की सरपरस्ती में हुई। सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो जवाब होगा सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम उनके ननिहाल में एक मौलिम की सरपरस्ती में हुई। एक मौलिम यानी एक टीचर की सरपरस्ती में हुई। ठीक है, चलिए अब सुहेल अजीमाबादी ने भाभी जान जो अफसाना लिखा है उससे चंद सवालात हैं, उसको देखते हैं। नंबर 1, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया था उसका नाम अख्तर था। उसका नाम क्या था? अख्तर था। उसका नाम क्या था? अख्तर था। और एक चीज़ और याद रख लें कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भाभी जान जो अफसाना है, भाभी जान अफसाना का मरकज़ी किरदार क्या है? तो वो रुकैया भाभी है। कौन है? रुकैया भाभी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो जवाब होगा रुकैया भाभी के शौहर को सियासत के शौक़ की वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था। यानी कि वो नेतागिरी करते थे, सियासत करते थे, इसलिए उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि रुकैया भाभी, अगला सवाल, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? और क्यों? सवाल क्या है? रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तो जवाब रुकैया भाभी शम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी क्योंकि शम्मी एक गरीब लड़की थी जो खुद अपनी तालीम का खर्च नहीं उठा सकती थी। रुकैया भाभी, सवाल क्या पूछा गया इसको गौर से समझिएगा कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तो जवाब क्या हुआ? रुकैया भाभी शम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी क्योंकि शम्मी एक गरीब लड़की थी जो खुद अपनी तालीम का खर्च नहीं उठा सकती थी। चलिए अगला सवाल, कह रहे हैं कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा था? यानी रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा था? तो जवाब होगा कि शम्मी के भाई के कॉलेज की फ़ीस जमा करने के लिए, शम्मी के भाई के कॉलेज की फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख़ थी और पैसे का इंतज़ाम नहीं हो सका था, जिसकी वजह से रुकैया भाभी ने उसे सोने की चूड़ियाँ फ़रोख्त करने के लिए दे दिया था। फ़रोख्त यानी बेचने के लिए दे दिया, ताकि उसे बेचकर उसका भाई क्या करे? अपने कॉलेज का फ़ीस अदा कर सके, अपने कॉलेज का। और वो सोने की चूड़ियाँ किसकी थी? तो रैहाना की थी। नन्ही रैहाना जो रुकैया भाभी की बेटी थी उसकी थी। रैहाना की वो सोने की चूड़ियाँ थी। किसकी थी? रैहाना की थी। और कितने दिन पहले ख़रीदी थी? 2 या 3 दिन पहले ख़रीदी ही थी। और कितनी बार वो पहनी थी? तो केवल 1 या 2 बार पहनी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए अगला सवाल क्या है कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी? रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी? तो जवाब होगा, जवाब कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए लिखा करती थी, साथ साथ नए लिखने वालों के नाम खतूत भी लिखा करती और उनके खतूत का बाकायदगी से जवाब भी दिया करती थी। यानी अब यहाँ पर ये सवाल का जवाब बिल्कुल ही आसान हो गया कि अगर आपसे ये पूछा जाए रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती, यानी कि थोड़ा वो, टाइम उनको मिलता, तो वो अपना टाइम किस चीज़ में ख़र्च किया करती थी? तो वो
क्या करती थी, लिखने में अपना अपना टाइम खर्च किया करती थी, और नए लिखने वाले को उसके ज़रिए लिखने की आदत डालती थी, ताकि नए लिखने वाले जो खतूत का बाकायदगी से जवाब भी दे सके, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल जो कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन से लिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, अब अगला हम लोग देखते हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। देखिए सवाल कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी। तो जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना शहर में हुई थी। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश बताइए। तो जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 10 जुलाई 1910 को पैदा हुए थे। 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पैदा हुए थे। ठीक है, अगला सवाल कह रहे हैं कि ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। तो जवाब होगा, ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़रार है। कौन सा है? फ़रार है, फ़रार। ठीक है, अगला सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। वालिद का नाम बताइए या वालिद का नाम क्या है। तो जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। सैयद मोहम्मद रशीद है, याद रखिएगा, सैयद मोहम्मद रशीद। ये भी सवाल आते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, तो सैयद मोहम्मद रशीद था। ठीक है, अगला सवाल कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। तो जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे, और वो नफ्सियात के प्रोफेसर भी थे। वो नफ्सियात के क्या थे? प्रोफेसर भी थे, यानी साइकोलॉजिस्ट थे वो। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल जो यहाँ पर 3-4 नंबरी का जो सवाल पूछा जाता है, वो कहा जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखना है। तो जवाब कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 1938 में पटना कॉलेज में शोबा फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे। आर्जी तौर पर क्या हुए थे? लेक्चरर बहाल हुए थे। 1938 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। 1938 में ये पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर, यानी हमेशा के लिए, मुस्तकिल तौर पर बोले तो हमेशा के लिए क्या हो गए? लेक्चरर बहाल हुए। सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबा नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। किस चीज़ के? साइकोलॉजी के, यानी नफ्सियात के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए। ठीक है, सन 1974 में वो अपनी मुलाजमत से सुबकदोश हुए, यानी रिटायर हुए। 1974 में क्या हुए? रिटायर हुए। 1938 में वो फायज हुए, और उसके बाद 1974 में वो रिटायर हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात का जिक्र कीजिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात का जिक्र कीजिए। तो जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की किताबों में अनोखी मुस्कुराहट जो अफसानों का मजमुआ है। अनोखी मुस्कुराहट क्या है? अफसानों का मजमुआ है। नफ्सियाती जाविये जो नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है, और शेरी मजमुआ ज़ख़म के फूल बहुत अहम हैं। तो पहला क्या हुआ? अनोखी मुस्कुराहट। दूसरा क्या हुआ? नफ्सियाती जाविये। और तीसरा क्या हुआ? ज़ख़म के फूल। ये 3 इनके तसनीफ़ात जो काफ़ी मशहूर हुए। ठीक है नहीं? सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ हुआ था। सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट ही एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा अफसाना है जो काफ़ी मशहूर व मकबूल हुआ था, और लोगों ने उनको बहुत सराहा, अपने दिलों में उसको जगह दी। यहीं तक बात नहीं रह गई, बल्कि आगे लिखते हैं कि इस मजमूए की बेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की थी। इस मजमूए की बेशतर कहानियाँ क्या थी? नफ्सियाती नौइयत की थी। ख़ास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की ऐसी कहानी है जिसके ज़िक्र के बग़ैर उर्दू अफ़साने की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। देखिए आखिर अनोखी मुस्कुराहट में है क्या, इसके अंदर में क्या जादू है, इसे मैं ये कहूँगा मेरे साथियों कि आप लोग ज़रूर इस किताब को मंगवा कर पढ़ें। इस में जितनी भी कहानियाँ हैं बहुत ही मोतबर कहानियाँ हैं, और अनोखी मुस्कुराहट ग़ालिबन 12th या 11th की बुक में
उसका जिक्र आया है नहीं, 12th में ही शायद। आप उसको ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कहानी है। चलिए अगला है, अब ये फरार जो कहानी है उसका मरकज़ी किरदार कौन है? महमूद है। और महमूद एक लड़का होता है जिसकी माँ बहुत जो है से यानी डरावनी होती है, बहुत ज़्यादा डांटती उठती है और ये औरतों से ये नफ़रत करने लगता है। इतना डर इसके अंदर में समा जाता है औरतों के प्रति कि ये औरत का नाम सुन कर करके ये दहशत में पड़ जाता है नहीं। ये सारी चीज़ें नफ्सियाती ज़ाविये के ऊपर ही ये कहानी लिखी गई है। तो महमूद का किरदार 5 जुमले में लिखिए। अब यहाँ पर महमूद के बारे में आप जानेंगे। जवाब कि महमूद का बचपन एक ऐसे माहौल में गुजरा था जहाँ एक औरत गलत अंदाज में मर्द को दबाती और उसे जलील करती है। यानी महमूद क्या था? एक लड़का था, कमसीन बच्चा था और उसकी माँ एक औरत थी और उसके अब्बू जो थे, उसकी माँ जो थी वो काफ़ी गुस्से वाली थी। हमेशा महमूद के अब्बू को बुरा भला कहा करती थी, डांटती थी, दबाती थी। ये सब देखते देखते उसके जहन पर यह बात सुबत हो गई कि शायद हर औरत ऐसे ही होती है जो मर्दों को दबाए रहती है और मर्दों को अपना ग़ुलाम बनाए रहती है। इस अंदाज से वो औरतों से डर चुका था कि औरत के नाम से वो कांप जाता था। ठीक है। बचपन में अपने घर में महमूद ने माँ की सख्त मिजाजी, शिद्दत पसंदी और बाप पर बेजा हुक्मरानी का मंजर देखता था। ठीक है। जिसने क्या किया? जिसने महमूद को लाशऊरी तौर पर औरत से क्या है, मुतनफ़िर और मुतवहिश कर दिया था, यानी डरा दिया था बिल्कुल ही। महमूद के दिल में औरत ज़ात के लिए दहशत घिर कर गई थी। दहशत घिर कर गई थी। इस नफ्सियाती नुक्ते ने उसे अज़दवाजी फ़राइज़ से खौफज़दा कर दिया और उसकी शख्सियत को नामुकम्मल बना दिया। अब सोचिए, ये जो सवाल पूछा गया और इसके जो जवाबात हैं, आप ख़ुद अंदाज़ लगाइए कि कितना ख़तरनाक ये जवाब है। और आप इसको फिर से पढ़ें कि महमूद का बचपन एक ऐसे माहौल में गुज़रा था जहाँ एक औरत गलत अंदाज में, एक औरत क्या करती है? गलत अंदाज में मर्द को दबाती और उसे जलील करती है। बचपन में अपने घर में महमूद ने माँ की सख्त मिजाजी, शिद्दत पसंदी और बाप पर बेजा हुक्मरानी का मंजर देखता था, जिसने महमूद को लाशऊरी तौर पर औरत से मुतनफ़िर और यानी नफ़रत करने वाला और मुतवहिश कर दिया था, यानी डरने वाला, यानी औरत से नफ़रत करने वाला और औरत से डरने वाला बना दिया था। महमूद के दिल में औरत ज़ात के लिए दहशत घिर कर गई थी, यानी इस नफ्सियाती नुक्ते ने उसे अज़दवाजी फ़राइज़ से खौफज़दा कर दिया और उसकी शख्सियत को नामुकम्मल बना दिया। यानी कहने का यहाँ मतलब ये है कि लोगों, दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो बच्चा, कोमल बच्चा, आप अगर उसको ज़्यादा डांटते हो, डपटते हो तो वो आगे चलकर वो बर्बाद हो जाए और नफ्सियाती ज़ाविये का वो शिकार हो जाए, नफ्सियात का वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाए। अगला सवाल है कमर जहाँ। कह रहे हैं कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? कह रहे हैं कमर जहाँ की पैदाइश 1951 ईस्वी में हुई। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? 1951 ईस्वी में हुई। सवाल, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? तो कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। सैयद अताउल हक। अब देखिए, कमर जहाँ की पैदाइश के ताल्लुक़ से आता है 1951 या 52 भी आता है। ठीक है। सवाल, कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िले से है? तो कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक़ सूबा बिहार के समस्तीपुर ज़िला से है। कहाँ से है? समस्तीपुर ज़िला से है। चलिए अगला सवाल, कह रहे कि कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। ठीक है। अगला सवाल, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो जवाब, कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। कमर जहाँ कहाँ? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी। चलिए अगला सवाल, कह रहे हैं कि कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। तो कह रहे हैं कमर जहाँ की पैदाइश 1951 में समस्तीपुर ज़िला के एक गांव
बुज़ुर्ग द्वार में हुई थी। इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। याद रखिएगा, सैयद अताउल हक, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। सैयद अताउल हक था, इनके वालिद का नाम क्या था? तो सैयद अताउल हक था। इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया था। क्या किया था? एमए और पीएचडी किया था। इनकी पहली कहानी जुनून वफ़ा, जुनून वफ़ा, कमर जहाँ की पहली कहानी क्या है? तो जुनून वफ़ा, जुनून वफ़ा याद रखेंगे। इसकी पहली कहानी जुनून वफ़ा है, जो इन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने में ही लिखा था। जो इन्होंने क्या किया था? जब ये तालीम हासिल कर रही थी तभी लिखा था। कमर जहाँ ने सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया। यानी सबसे पहले इन्होंने जो पढ़ाना शुरू किया, तदरीसी करियर बोलते हैं पढ़ाने को, तो टीचिंग लाइफ, यानी टीचिंग लाइफ का की शुरुआत इन्होंने सुंदरवती महिला कॉलेज से किया था। कहाँ से किया था? सुंदरवती महिला कॉलेज। कहाँ है ये? तो भागलपुर में है। ठीक है, किया। और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदा को संभाला। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। कह रहे हैं कि कमर जहाँ की तसानीफ़ की फ़हरिस्त मौजू के एतबार से लिखिए। ये सब सवाल पूछे जाते हैं मेरे स्टूडेंट, इसलिए अच्छी तरीके से आप सभी इसको देखें कि कमर जहाँ की तसानीफ़ की फ़हरिस्त मौजू के एतबार से लिखिए। तो जवाब, कमर जहाँ की तसानीफ़ में 3 अफ़सानवी मजमूए हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? तो चारागर, अजनबी चेहरे शाये हो चुके हैं, और एक अफ़सानवी मजमुआ याद नगर ज़ेरे अशात है, अभी वो छपा नहीं है, और गालिबन छप भी गया होगा, कोई ठीक नहीं, ये बहुत दिनों पहले की बात है नहीं, क्योंकि किताब बहुत दिन पहले लिख चुकी थी, है नहीं, और आज भी हम इसको पढ़ रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि याद नगर छप चुकी होगी। ठीक है, चलिए अगला। कमर जहाँ की तनक़ीदी तसानीफ़ में अख्तर शिरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, मेयार कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकी पूरी और हर्फ आगही का नाम काबिल ज़िक्र हैं। ये इनकी तसानीफ़ की फ़हरिस्त हुई। ठीक है, अगला चलिए, अगला सवाल। कह रहे हैं कि कमर जहाँ की तालीम व तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए। देखिए, एक चीज़ याद रखें कि मैं जो आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो को रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। बहुत ही मोतबर और शॉर्ट में मैंने सवालात और जवाबात लिख करके आपको दिया है, और वही चीज़ देने की कोशिश किया जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अहम है। ठीक है, करे जवाब, कमर जहाँ रिवायती तालीम हासिल करने के बाद पटना आ गई थीं, जहाँ इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया था। क्या किया था? पटना से। ठीक है, कमर जहाँ ने सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदे को संभाला। चलिए अगला सवाल और आखिरी सवाल। कह रहे हैं उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। ये भी सवालात पूछे जाते हैं, और इसको एकदम बिल्कुल ही आप रट जाएं, पी लें, है नहीं, क्योंकि कम से कम 3-4 नंबर या 5 नंबर के ये सवालात आते हैं कि उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम बताएं। तो आपको अगर ये याद रहेगा तो आप आसानी के साथ लिख सकते हो कि उर्दू के 5 अफसाना निगारों के नाम दर्ज झेल हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 इस्मत चुगताई, नंबर 2 कमर जहाँ, नंबर 3 निगार अजीम, नंबर 4 सोहेल अजीमाबादी, और नंबर 5 सैयद मोहम्मद मोहसिन। इस्मत चुगताई, कमर जहाँ, निगार अजीम, सोहेल अजीमाबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी साथियों का बस यही शुक्रगुजार रहूँगा कि आप जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखते हो, आप फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मज़ा आए। मैं वही चीज़ आपको देने की कोशिश करता हूं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नहीं, टाइम कम है, इसलिए काम ज़्यादा करनी चाहिए। और अगर आप इसको अच्छी तरीके से अगर आप लिख लेते हैं अपनी कॉपी में, तो मैं बिल्कुल ही दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आसानी के साथ आप सवालात के जवाब दे सकते हैं। तो फिर इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।